अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। और आज राष्ट्र सर्वोपरि आपको देखना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके काम की खबर होगी, आपको सावधान करने वाली खबर होगी, और जो आपके इलाके के नेता हैं, अधिकारी हैं, उनकी भी आज ऐसी खबर हम आपको दिखाएंगे। अगर वो देश को पीछे ले जाएंगे तो हम आज उनका चेहरा आपको दिखाएंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं। देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, और मैं आपको हर दिन आगाह कर रहा हूं। भारत में दुश्मन अपने स्लीपर सेल को ठिकाना दिलाने के लिए बड़ा खेल कर रहे हैं, बड़ा खेल कर रहे हैं दर्शक। जो आधार देश के नागरिकों की पहचान है, उस आधार को फर्जी पैमाने पर 200-500 रुपए में बेहद आसानी से किया जा रहा है, दिया जा रहा है उनको। सोचिए जरा आप, ये सब कुछ चल रहा है यहां पर। और अगर ये तस्वीर आपको दिखाएंगे, वापस वहीं जाइए, तो आप कहेंगे कि आखिर ये देश में चल क्या रहा है। सोचिए जरा, बिहार में ऐसी साजिश की जा रही है जो सवाल खड़े कर रही है, जो सवाल खड़े करती है। आप छोड़ दीजिए उसे, जो सवाल खड़े कर रही है दर्शकों। और यहां पर कब्जे की साजिश की जा रही है। ये कब्जे की साजिश कई दिनों से चल रही है, कई दिनों से चल रही है, मैं कह रहा हूं आपको। और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। भारत में दुश्मन अपने स्लीपर सेल को ठिकाना दिलाने के लिए बड़ा खेल कर रहे हैं। जो आधार देश के नागरिकों की पहचान है, उस आधार को फर्जी तरीके से बड़े पैमाने पर 200 और 500 रुपए में बेहद आसानी से बनाया जा रहा है। देश में पूरा रैकेट इसे लेकर काम कर रहा है। राष्ट्र को सर्वोपरि ना रखते हुए देश से गद्दारी करने वाले कुछ लोग अपनी जेब भरने को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और बांग्लादेशियों और नेपालियों के फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं। इसका खुलासा बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन में हुआ है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने अपने सर्वे के दौरान ऐसे लोगों की पहचान की है जो रहने वाले भारत के नहीं हैं, जो रहने वाले तो म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के हैं, लेकिन रह बिहार में रहे हैं। इसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सर्वे में पता चला है कि इन लोगों ने आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और राशन कार्ड जैसे सभी तरह के पहचान पत्र फर्जी तरीके से बनवाए हुए हैं। देश में फर्जी तरीके से रह रहे घुसपैठियों के आखिर आधार कार्ड कैसे बने? कौन इन्हें देश में लेकर आया? इन्होंने देश में घुसकर फर्जी पहचान पत्र क्यों बनवाया? बहुत से सवाल उठने लगे हैं, लेकिन असलियत यही है कि विदेश से आए इन लोगों ने न सिर्फ भारत में घुसपैठ की, बल्कि भारत को खोखला करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा भी लिया, जिससे इनकी पहचान ना हो सके। हैरानी की बात तो यह है कि ये बिहार के वोटर बनकर अपना मत भी देते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। देश की जनता के मत से ही सरकार चुनी जाती है। ऐसे में इन घुसपैठियों का इसमें मतदाता बनकर अपना वोट देना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यह देश के भविष्य को गति देने के बजाय उसे पीछे धकेलने की साजिश है। लेकिन ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आ रही। वो इतने गंभीर मुद्दे को सियासत में बदल रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट छीनने की साजिश करार दे रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भाषा की मर्यादा भूल बैठे और विवादित बयान दे डाला। इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या सूत्र बताते हैं? हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। तेजस्वी का ये बयान तब सामने आया जब बीजेपी ने विपक्ष पर हमला करते हुए ये बोल दिया कि सूत्रों के अनुसार खबर है कि बिहार की वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों का नाम
शामिल है। जो पुरानी वोटर लिस्ट थी 2003 की, उस समय की वोटर लिस्ट में बहुत सारे बांग्लादेश के, म्यांमार के, रोहिंग्या इत्यादि पाए गए हैं। और आज जब उसकी क्लीनिंग हो रही है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिहारी वोट करे, बाहरी नहीं, तो आज उन तमाम फर्जी घुसपैठी वोटर्स के पक्ष में फिर से एक बार कांग्रेस, आरजेडी और ये तमाम पार्टियां आ चुकी है। वोट बैंक नीति के चलते वो संविधान नीति को दरकिनार करके घुसपैठियों को वोट दिलाना चाहते हैं। मतलब विपक्ष इसमें भी राजनीति चमकाने में जुटा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले घुसपैठिए देश के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, इसकी अहमियत समझ ही नहीं रहा है। घुसपैठियों की घुसपैठ का मुद्दा केवल बिहार का नहीं है, बल्कि पूरे देश का है। इसीलिए सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच ऐसे सभी लोगों की पड़ताल की जाएगी और अगर जांच में यह सही पाया गया तो उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। देश को सुरक्षित रखने के लिए एक कदम उठाना बेहद जरूरी है और शायद यही वजह है कि चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन की पहचान के लिए आधार को इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं किया है। लेकिन विपक्ष लगातार आधार को शामिल करने की मांग उठा रहा है। विपक्ष के सवाल का जवाब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जयपुर के बीजेपी विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य का एक वीडियो पोस्ट कर दिया है। बाल मुकुंदाचार्य का ये वीडियो बीएसएनएल कार्यालय का है, जहां उन्होंने कुछ महीने पहले छापा मारा था और इस दौरान उन्हें जो कुछ भी मिला था वो देश की अस्मिता को तार तार करने वाला था। यहां बीजेपी नेता ने यूआईडीएआई के कर्मचारी दानिश और वसीम को रंगे हाथों पकड़ा था। ये लोग बांग्लादेशियों, पाकिस्तानियों और रोहिंग्याओं के लिए फर्जी आधार कार्ड बना रहे थे। आज यहाँ आए तो पता चला यूपी, बिहार और बंगाल और सूरत, अहमदाबाद सबके आधार कार्ड यहाँ बनाए जा रहे हैं और महिलाओं के फोन आ रहे हैं फोन पर कि 6 कार्ड बनवाने, 10 कार्ड बनवाने। हमने लाइव उनको सुना है और वो कह रही पैसे कितने लोगे, तो कार्ड डबल लगेंगे पहले से। ये दानिश है बांग्लादेशों के कार्ड बना रहा है और एक ये बना रहा है, तेरा क्या नाम है तेरा, ये वसीम फर्जी कार्ड यहाँ बना रहा है, आईडी बांग्लादेशों की। ये रैकेट चल रहा है बहुत बड़ा आधार कार्ड फर्जी बनाने का। ये सिर्फ आधार और फर्जी पहचान पत्र को लेकर लड़ाई नहीं है, बल्कि ये देश का सवाल है। बॉर्डर पार से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। देश में जगह जगह दानिश और वसीम जैसे लोग बैठे हैं जो चंद रुपयों के लिए बिक जा रहे हैं, देश से गद्दारी कर रहे हैं। यही कारण है कि चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, क्योंकि राष्ट्र ही सर्वोपरि है। इससे खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। कि भारत को खतरा किसी और से नहीं है, अपने पड़ोसियों से है। ये भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचते हैं और इसमें वो भिखारी पाकिस्तान सबसे आगे रहता है और उसका साथ देता है चालबाज चीन। और आजकल तो एक पिद्दा सा बांग्लादेश भी आ गया है, उछल कूद करने लगा है, क्योंकि इसको पाकिस्तान और चीन का साथ मिल रहा है। लेकिन जब हमने इन सब पर सख्ती की तो अब ये नए नए पैंतरे आजमाने लगे हैं, ये नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं भारत को कमजोर करने की। इसलिए आपको देखना चाहिए आज, क्योंकि ये भारत के खिलाफ फिर से साजिश रच रहे हैं और इस बार इनकी पोल पहले ही खुल गई है। आपको बताऊंगा कि इस बार इन लोगों ने अपना प्लान बदला था, लेकिन उसके पहले हमने उनके खेल को खत्म कर दिया है। उसकी पूरी तैयारी है। इन दुश्मनों ने पता है दर्शकों क्या किया? इन्होंने खेल खेलने के लिए एक नया रास्ता चुन लिया था। नया रास्ता कहां का है? पड़ोस में आप देखिए कौन कौन है। पड़ोस में है बांग्लादेश, पड़ोस में है चीन, पड़ोस में है पाकिस्तान और नेपाल। अब 3 दुश्मन थे, उनसे हम सतर्क थे, तो इन्होंने नेपाल के साथ रास्ता चुना है। नेपाल हमारा मित्र देश है, सब जानते हैं। और अब ये लोग वहां से हमारे देश में घुसने का प्लान बना रहे हैं। सोचिए जरा आप, जिन आतंकियों को हमने हाल ही में मारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो तिलमिला रहे हैं। भारत के खिलाफ वो सोच रहे हैं
कि कुछ ना कुछ तो करना है, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ये कुछ ना कुछ पका रहे हैं, इसलिए बार बार आप सभी से कहता हूं कि हम लोगों को इन्हें सबक सिखाना होगा। हालांकि एक बात कह दूं कि हमारी सेना की नजर इन पर है, ये कुछ भी गड़बड़ करेंगे, हमारा हाथ ट्रिगर पर है, लेकिन आपको भी सावधान रहना होगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप भी देश के सच्चे नागरिक बनकर अपनी आंख कान खुले रखेंगे तो फिर ये दुश्मन कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको दिखा रहा हूं कैसे ये साजिश रच रहे हैं, देखिए जरा। 2 महीने पहले जो ट्रेलर भारत ने पाकिस्तान और उसके सहयोगियों को 4 दिन तक दिखाया, उस घाव से दुश्मन अभी तक उबर नहीं पाया। पाकिस्तान में घुसकर सटीक टारगेट कर 9 आतंकी अड्डे भारत ने जिस तरह तबाह किए, उसे पूरे विश्व ने देखा। लेकिन अब भारत के खिलाफ यही आतंकवादी नई साजिश रच रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान ने बांग्लादेश में यूनुस सरकार बनने के बाद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ आतंकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी भारत में घुसपैठ की नई लोकेशन ढूंढ रहे हैं। भारत में घुसपैठियों पर तो एक अलग जंग चल रही है। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन में बांग्लादेश, नेपाल के लोगों की पहचान ने बड़ी चिंता को जन्म दे दिया है, तो वहीं आतंकवादी भी इस बार पाकिस्तान सीमा के रास्ते नहीं बल्कि नेपाल बॉर्डर से भारत में घुसपैठ का प्लान बना रहे हैं। इसे लेकर नेपाल के राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार सुनील बहादुर थापा ने भी भारत को आगाह किया है। सुनील थापा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से चोट खाए पाकिस्तान में बैठे लश्कर और जैश के आतंकवादी नेपाल के ट्रांजिट रूट से भारत में अवैध घुसपैठ कर भारत को दहलाने की साजिश रच सकते हैं। एक तो अवैध घुसपैठियों की समस्या और दूसरी तरफ आतंकवादी साजिश। इनसे निपटने के लिए भारत पूरी तरह अलर्ट है। कोई आतंकवादी भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनपुट मिलने के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। सुरक्षा एजेंसियां आने जाने वाले लोगों की सघन चेकिंग कर रही हैं। लोगों को रोक रोक कर उनके पहचान पत्र और उनके दूसरे दस्तावेज देखे जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है और भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि कोई घुसपैठिया, कोई आतंकवादी देश की मिट्टी पर कदम न रख पाए। नेपाल के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन शुरू करी है। हो सकता है कल वो बांग्लादेश के थ्रू भी करे, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये क्लियरली दिखाता है कि पाकिस्तान इस खौफ से जरूर अवगत है कि अगर किसी भी तरह का इंडिकेशन पाकिस्तान के तरफ से इन्फिल्ट्रेशन का मिला तो उसके रिजल्ट बड़े भयानक होंगे। ज़्यादा बड़ी सक्सेस ये है कि यस, अगर इन आतंकवादियों को पकड़ा जाता है और अगर वो फिर से पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो ये क्लैरिटी आएगी कि यस, ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल 1751 किलोमीटर लंबी और खुली हुई है। ऐसे में आतंकवादी इस रास्ते भारत में अवैध घुसपैठ को आसान समझ रहे हैं, लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस पर लगे विराम को खत्म होने की भूल बिल्कुल भी ना समझा जाए, क्योंकि भारत पहले ही ये साफ कर चुका है कि इस बार जो कार्रवाई होगी उससे आतंकिस्तान गर्त में चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बात तो है, आजकल नेता हो या अफसर अपना अलग ही रौब झाड़ रहे हैं। ये इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें ऐसा लगने लगा है कि जनता तो सिर्फ और सिर्फ सहने के लिए है, और विशेष तौर पर गरीब आदमी। लेकिन जब आप देखिए, जरा पूरे सिस्टम को देखिए, जब से आप और हम साथ में आए हैं ना, तब से इन लोगों की हर तस्वीर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और आपसे कह भी रहा हूं कि अगर आपको कहीं दिक्कत लगती है तो आप मुझे बताइए, मैं दिखाऊंगा। लेकिन आज बात एक नेता के रौब की करने वाला हूं, और साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं, देश में अधिकारियों को भी काफी दिक्कत आ रही है।
यहां नेता वर्सेस अधिकारी होने लगा है। क्योंकि वो जो क्षेत्र की राजनीति होती है ना, उसमें कई सारे नेता होते हैं, वो अधिकारियों को काम नहीं करने देते, और इसी राजनीति का शिकार हो रहे हैं हमारे अधिकारी। आपके क्षेत्र में भी मैं लिख कर देता हूं, कई सारे अच्छे अधिकारी आए होंगे और आप उनका नाम भी जानते होंगे, चाहे वो प्रशासन के हों, डीएम रहे हो, कलेक्टर रहे हो, या फिर एसपी रहे हो। मैं लिख कर देता हूं, आप लोग जानते होंगे उन्हें, और ये कहते भी होंगे कि यार वो अच्छे आदमी थे लेकिन काम नहीं करने दिया फला नेता ने। लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो काम नहीं करने देते, और कई नेता होते हैं जो सिर्फ सबसे बड़ा रोड़ा बन जाते हैं। आपके क्षेत्र में ऐसे नेता हैं, उन्हें भी पहचानिए, क्योंकि अधिकारी काम करता है तो एक नेता नाराज हो जाता है, अब एक और नेता है उसके साथ साथ। अगर अधिकारी काम नहीं करता है तो दूसरा नेता नाराज हो जाता है। अधिकारी करे तो करे क्या? कभी कभी जब वो सख्ती से काम करता है तो उसके खिलाफ नेताजी अपनी फौज लेकर आ जाते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं, धमकी देने लगते हैं। इन्हीं नेताओं की तस्वीर आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन इन सभी को आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग उलझे रहिए, आप सिर्फ यही करते रह जाएंगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। आप अपनी नेतागिरी के चक्कर में अपने क्षेत्र को पीछे कर रहे हैं, देश को पीछे कर रहे हैं। अपनी इस आदत को बदलिए, जनता की सेवा करिए। आपको कुर्सी मिली है, अधिकारी आए हैं आपके क्षेत्र में, उन्हें काम करने दीजिए। अगर आम आदमी कोई गलती करता है तो उस पर भी एक्शन लीजिए ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन कम से कम काम तो करिए। आप काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ आपको क्षेत्र में काम में रोड़ा अटकाना है। यही काम बचा है नेताओं का। क्योंकि अगर ये जो काम चोरी आप कर रहे हैं ना, ये करते रहेंगे तो इससे देश पीछे जाएगा। इसलिए कह रहा हूं, काम करिए। अगर देश को आगे ले जाना है तो मिलकर काम करिए, चाहे वो नेता हो या अधिकारी। लेकिन बांदा में ऐसा नहीं हो रहा है। यहां तो नेता अधिकारी से लड़ रहे हैं और नेताजी रौब झाड़ रहे हैं। दिखाता हूं आपको। नेताजी गुंडागर्दी पर उतर जाएं तो क्या? जिन नेताओं को जनता कुर्सी पर बिठाती है, अगर वही नेता धमकीबाज निकले तो क्या? हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर वादा है यार। अब बता देना जिससे बताना, नौकरी करना सिखा देंगे आप, लिख करके ले लीजिए यार। ये बांदा सदर के विधायक प्रकाश द्विवेदी हैं, जो फोन पर एसडीएम बबेरू को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि दिव्यांग बीजेपी कार्यकर्ता राजेंद्र पांडे के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। दावा किया गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष के दबाव में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। अब इस मामले में विधायक के एंट्री के बाद से विवाद गहरा गया है। विधायक प्रकाश द्विवेदी और एसडीएम रजत वर्मा आमने सामने आ गए। आप कैसे ठेका ले लिए घर गिराने का? पुलिस तो कह रही है कि भैया हमसे कोई लेना देना नहीं, एसडीएम ने हमसे लिखित में फोर्स मांगी तो हमने दे दी। आप एक सक्षम अधिकारी हैं, आपको रूल और नियम पता है कि कोई घर के अंदर है तो बुलडोजर थोड़ी आप चला देंगे। आपको नोटिस देना चाहिए, सारी प्रक्रियाओं का पालन कराना चाहिए। अपर जिला सहकारी सेवा समिति के सचिव बुलडोजर लेकर कृषक सेवा समिति के जर्जर भवन को ध्वस्त करने पहुंचे थे। इसी भवन में 26 साल से राजेंद्र प्रसाद पांडे रहते थे। सरकारी समिति से मुकदमा भी चला, जो 5 दिसंबर 2016 को खारिज हो चुका था, लेकिन मामला वर्षों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। लेकिन अब जर्जर भवन को गिरवाने के लिए 4 बुलडोजर मौके पर पहुंच गए। इसका अजय कुमार पांडे ने विरोध किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। एसडीएम रजत वर्मा ने स्थिति संभालने के लिए तहसीलदार के साथ पुलिस बल को मौके पर भेजा और भवन को जमींदोज कर दिया। लेकिन इसी बात से नाराज बांदा बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी एसडीएम को धमकी देने लगे। मैं एक प्रश्न का उत्तर पूछ रहा हूँ, मेरे पास भी अभिलेख है, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। किसी का मिशन पूरा करने के लिए अगर बबेरू में आए हो तो अपनी आदतें ठीक कर लो। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर वादा है यार।
अब बता देना जिससे बताना, नौकरी करना सिखा देंगे आप, ये लिख करके ले लीजिए आप। दावा किया जा रहा है कि कार्यकर्ता के घर पर बिना नोटिस के एक्शन किया गया। 4 बुलडोजर अचानक वहां पहुंचे और घर को गिरा दिया। इस पर नेताजी ने एसडीएम को खूब भड़काया। बुलडोजर चलाने से पहले आप कोई नोटिस देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, अरे तो सहकारिता को देना है तो आप क्यों चले गए? सहकारिता नहीं, अगर सहकारिता ने नियम कानून फॉलो किए कि नहीं किए, ये तो आपको देखना चाहिए। आपने तुरंत लिखा पुलिस फोर्स उठाई जाए, रातों रात घर गिराया जाए। किसी को कब्जा कराने का प्लान था, कब्जा उब्जा तो नहीं करा पाओगे। फिर से कह रहा हूँ, कार्य पद्धति में बदलाव लाइए। जिसकी भूमिका रही होगी वो नपेगा। एक बात आज आपको बता दूं, ये मनमानी या गुंडागर्दी हम लोगों के रहते नहीं चलेगी। नेताजी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल एसडीएम के लिए किया, वो खुद भी शब्दों की गरिमा खो बैठे। जो वीडियो सामने आया उसमें विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी एसडीएम रजत वर्मा को नौकरी करना सिखा देने और देख लेने की धमकी दे रहे हैं, जबकि एसडीएम रजत वर्मा का कहना है कि विधायक जी ने उनके साथ गलत व्यवहार किया है। मामला जो भी हो, इसमें इस तरह के व्यवहार को सही नहीं ठहराया जा सकता। चाहे सफेद पोश हो या अधिकारी, सबका दायित्व देश के लिए काम करने का है, गैर कानूनी कामों से दूर रहने का है। अफसरशाही और नेतागिरी कम झाड़ेंगे तभी देश के लिए अपना योगदान दे पाएंगे और राष्ट्र को सर्वोपरि रख पाएंगे। कलेक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, दिन रात लगे रहना पड़ता है। और हम अगर कोई कलेक्टर बनता है तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वाकई करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अगर आप कलेक्टर बने हैं तो आपने मेहनत की होगी, कई जगह पर आपने मेहनत की होगी, तो कई जगह पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसे ही हर कोई कलेक्टर नहीं बन जाता है, लेकिन कलेक्टर बन के कलेक्टर शाही झाड़ना अच्छी बात नहीं है। कलेक्टर साहब, आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि आज कलेक्टर साहब की जब कहीं नहीं चली तो एक छात्र पर वो बरस पड़े, और सिर्फ छात्र पर बरसे नहीं, थप्पड़ों की बरसात कर दी। आप सोचिए जरा, कलेक्टर क्या होता है। अगर आपके क्षेत्र, आपके जिले की बात करूं, जो कलेक्टर होगा, आपके जिले की आबादी कितनी है? कहीं 1 लाख होगी, कहीं 2.5 लाख होगी, कहीं 3 लाख हो सकती है। और अलग अलग जगह पर, बड़े छोटे शहर में अलग अलग फर्क होता है आबादी का। इतने लाखों लोगों की जिम्मेदारी होती है, वो एक जिले को संभालते हैं, उनमें हर एक तरह की काबिलियत होती है, तब जाकर कलेक्टर बनाया जाता है। लेकिन एक कलेक्टर, छात्र अगर गलती कर रहा है तो उसे सिखाने के बजाय उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। मारपीट भी ऐसी वैसी नहीं, थप्पड़ों की बरसात कर रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो आप कहेंगे ये कैसे कलेक्टर हैं भाई। और आज इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमारे देश के भविष्य छात्र छात्राएं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं मानता हूं कि एक एज होती है, एक उम्र होती है जिसमें गलती हो जाती है। अगर गलती हो गई है तो उसे समझाइए कि आप अपनी गलती ठीक करिए। अगर आप उसकी गलती पर उसे 4 लोगों के सामने पीटेंगे, मारेंगे, कहीं एक कमरे में ले जाकर थप्पड़ों की बरसात करेंगे, तो वो गलती से सीखेगा नहीं, गलती से डरेगा। और जो आपका रौब बना हुआ है, उससे भी डरने लगेगा। लेकिन आपका काम जनता की सेवा करना है। या आप जनता की सेवा तो छोड़िए, आप एक छात्र को मार रहे हैं। इसलिए मैं आज आप सभी से कहना चाहता हूं, जो भी अधिकारी मुझे सुन रहे हैं, कि अगर आप अपने क्षेत्र में जाएं और अगर कोई बच्चा, छात्र गलती करता है या कोई युवा गलती करता है, तो आपकी जिम्मेदारी आप उसे समझाएं, ना कि मारपीट करें। और इन कलेक्टर साहब का चेहरा देख लीजिए जो कलेक्टरी झाड़ रहे हैं, दिखाता हूं आपको। ना, आप इन्हें कोई शिक्षक समझने की गलती मत करिए। ये कोई शिक्षक नहीं। ये तस्वीरें देखकर आप इन्हें शिक्षक समझ बैठे हैं और टीचर्स पर सवाल उठाते। तो ये है मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव।
इनका पद वैसे तो जिले में प्रशासन के मुखिया का है, लेकिन जिस तरह से इन तस्वीरों में ये छात्र को तमाचे जड़ते हुए दिख रहे हैं, इन्हें देखकर तो कहा जा सकता है कि आखिर इस पद पर ये कैसे पहुंच गए, क्योंकि ऐसा करके ये उस छात्र के साथ दूसरे छात्रों का भी मनोबल गिरा रहे हैं। ये देश के भविष्य को अंधकार की तरफ धकेल रहे हैं। देखिए जरा ये किस तरह से बेंच पर बैठे छात्र की तरफ आते हैं और उसे अचानक खींचकर बाहर की तरफ धकेलते हैं। वो छात्र एक सेकंड के लिए सपका जाता है और फिर ये उसे दे दनादन थप्पड़ जड़ने लगते हैं। एक तो नहीं 4 से 5 तमाचे जड़ते कलेक्टर साहब इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। ये कलेक्टर इस छात्र को तमाचे जड़ते हुए पाठशाला का पाठ सिखा रहे हैं। अरे पहले आपको खुद पाठ पढ़ना चाहिए कि छात्रों से कैसे बर्ताव किया जाता है। जिस पद पर आप बैठे हुए हैं उसकी गरिमा कैसे बनाई जाती है। इन्हें किसने छात्र को पीटने का अधिकार दिया है? बताया जा रहा है कि ये छात्र परीक्षा देने पहुंचा था, जहां कलेक्टर ने उस पर अपनी कलेक्टरी झाड़नी शुरू कर दी। इस छात्र ने डर से कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की शिकायत भी नहीं की, जबकि कलेक्टर ने दूसरे छात्रों के सामने क्लासरूम में जो पीटा तो पीटा, बाद में अलग कमरे में ले जाकर भी पहले तो खूब सुनाया और उसके बाद वहां पर भी तमाचे जड़े। यहाँ सवाल ये उठता है, आखिर कलेक्टर ने किस बात पर छात्र की पिटाई की? एक बार को मान लिया जाए कि ये छात्र परीक्षा में नकल कर रहा होगा, तो कलेक्टर को उसके खिलाफ नकल का प्रकरण बनाना था, ना कि मारपीट करनी थी। एक छात्र पर अपना गुस्सा निकालकर पता नहीं कलेक्टर साहब कौन सा नियम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें इतना साफ करती हैं कि ये कलेक्टर को शोभा नहीं देता। ये मारपीट सरासर गलत है। दूसरे छात्रों के सामने मारपीट उसके दिमाग पर गलत असर डाल सकती है। ये छात्र ही देश का आने वाला भविष्य है। अगर यही डर और दहशत से भर जाएंगे तो देश का भविष्य क्या होगा? अब यहां पर कलेक्टर साहब ने तो कलेक्टरी झाड़ ली, लेकिन छात्रों की बात आज मैं फिर से आपसे करने वाला हूं और एक ऐसी खबर लाया हूं जो आपको देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा आबादी है। जाहिर बात है कि बच्चे भी यहां पर ज्यादा होंगे पढ़ने के लिए, और गरीब बच्चों के लिए आज एक ऐसी खबर सामने आई जो हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। क्योंकि आप सोचिए, पूरे भारत में कितने लोग सरकारी स्कूलों में जाते हैं? कभी सोचा है आपने? सोचिए आज, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 27,000 सरकारी स्कूलों में ताला लग जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, गरीब का बच्चा कहां पढ़ेगा? ताला लगने की वजह बताई जा रही है कि 50 से कम जहां बच्चे हैं वहां पर ताला लग जाएगा। अच्छी बात है। आपको लग रहा है कि इन स्कूलों को ताला लगाकर मर्ज कर दिया जाएगा तो बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं। आप सोचिए, जिस पिता के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो साइकिल से किसी खेत पर काम करने जाता है या फिर कहीं मजदूरी करने जाता है, उसके पास स्वयं के पास गाड़ी नहीं है। अगर उसके बच्चे का स्कूल अगर वो छोटा है और दूर रहेगा तो वो क्या करेगा? वो कैसे जाएगा स्कूल में? क्योंकि सरकार ने कहा था कि 1 किलोमीटर का दायरा होगा। गरीब अगर आप हैं तो आप अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दीजिए, उससे वो अमीर बनेगा। लेकिन यहां तो गरीब के बच्चों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, क्योंकि स्कूलों पर ताला लगाया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, सरकारी स्कूलों में आज भी लोग कहते हैं कि सुविधा नहीं है। कई लोग कह रहे होंगे कि अच्छा है, बंद हुआ तो हुआ, प्राइवेट में चला जाएगा। कैसे जाएगा? प्राइवेट स्कूलों में पता है फीस कितनी है? आम लोग आज भी प्राइवेट स्कूलों की फीस से परेशान हैं। आए दिन हमारे पास खबरें आती हैं, फीस को लेकर हमारे बच्चे को निकाल दिया, फीस नहीं दी तो प्रैक्टिकल नहीं देने दिया, फीस नहीं दी तो एग्जाम नहीं देने दिया। ये प्राइवेट स्कूलों की स्थिति है। लेकिन आप सोचिए कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, और आज आपको मैं आगे आंकड़े दिखाने वाला हूं रिपोर्ट में जो आपके होश उड़ा देंगे। क्योंकि एक तरफ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं तो दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि गरीब का बच्चा कहां पढ़ेगा? क्योंकि अगर सरकारी स्कूल बंद होने लगेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। वैसे ही आम आदमी गरीब है,
बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा नहीं है, ऊपर से सरकार स्कूल बंद कर रही है। तो आज हम पूछ रहे हैं, राष्ट्र सर्वोपरि आप कैसे करेंगे? अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उसके लिए कोई और उपाय सोचिए, क्योंकि यहां सवाल बच्चों के भविष्य का है। दिखाते हैं आपको। बच्चे कैसे होंगे शिक्षित, कैसे मिलेगा शिक्षा का अधिकार? आज ये आवाजें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि यूपी में 27,000 सरकारी स्कूलों पर ताला लगने वाला है। जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं, उनका विलय दूसरे स्कूल में किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन के इस फैसले के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं, बवाल मच गया है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार एक्ट कहता है कि सरकारी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। लेकिन अब कम संख्या वाले स्कूलों के बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि अब बच्चों को दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जिन स्कूलों को बंद करके विलय किया गया है वो 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को 4 लेन पार करके स्कूल जाना एक चुनौती बन गया है। ऐसे में बच्चे पढ़ाई छोड़कर घर नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे? इससे न केवल देश का भविष्य खतरे में है, बल्कि इससे शिक्षकों के रोजगार पर भी असर पड़ेगा। जब 50 से कम छात्र वाले 27,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद होंगे तो इसमें लगभग 1,35,000 सहायक शिक्षकों, 27,000 प्रधान अध्यापकों के पद खत्म हो जाएंगे। इससे रसोइयों की सेवा भी खत्म हो जाएगी। राज्य सरकार के परिषदीय स्कूल को बंद करने के फैसले ने बहुत लोगों को चौंका दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली पहले से ही संघर्ष कर रही है। पिछले 10 सालों की बात करें तो 2014-15 से 2023-24 तक के सरकारी स्कूलों की संख्या 8% तक की कम हो गई है, जबकि निजी स्कूलों की बात करें तो उसमें 14.9% की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गरीब का बच्चा कहां पढ़ेगा, कभी स्कूल भी नहीं जा पाएगा। यूपी सरकार के इस फैसले से हजारों बच्चों के भविष्य पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। शिक्षा का अधिकार सबका है और इसे लचीला बनाए रखना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बच्चे ही तो देश का आने वाला कल हैं। ये पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे तो देश का नाम दुनिया भर में बढ़ेगा। देखा दर्शकों आपने, प्राइवेट स्कूल किस तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल किस तेजी से कम हो रहे हैं। इसको बराबरी पर लाना ही हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि होगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक और खबर आई। आपने देखा होगा सावन शुरू हो चुका है। कई जगह पर भगवान शिव के लिए उनके भक्त कावड़ जल लेकर अलग अलग जगह से पहुंच रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसी खबर सामने आई जो आपको मैं राष्ट्र सर्वोपरि में दिखा रहा हूं, उसका कारण है भारत में कई त्योहार आते हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्योहार होते हैं, सभी अपना त्योहार मनाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आपके त्योहार पर कोई नजर गड़ाए बैठा हुआ है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप त्योहार मना रहे हैं, और अगर वो आपके त्योहार को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा, झगड़े होंगे, हिंसा होगी, और हिंसा से ही हमारे देश का नुकसान होता है। लेकिन इसी साजिश में कोई लगा हुआ है। अभी कावड़ लेकर अलग अलग जगह से कावड़िए गुजर रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वहां पर उनको नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है। और ये साजिश कहीं और नहीं, ये दिल्ली में की जा रही है। और इस साजिश को लेकर सिर्फ मैंने आवाज नहीं उठाई, एक नेताजी भी सामने आ गए, उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने बताया। शुरुआत में आपको लग रहा होगा कि कैसी साजिश, तो आपको बता दूं इसे लेकर पुलिस भी एक्शन में आ गई है। लेकिन आखिर कावड़ियों के लिए कौन रास्ते बिगाड़ रहा है, कौन साजिश कर रहा है, कौन देश को तोड़ना चाहता है, कौन लड़ाई झगड़े करवाना चाहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए थोड़ी देर के लिए सोचिए और देखिए ये कैसे साजिश कर रहे हैं। सावन के महीने में जब भोले के भक्त कावड़ लेकर निकलते हैं तो जगह जगह उनके लिए शिविर लगाए जाते हैं, उनके लिए आराम की जगह छोड़ी जाती है, लोग उनकी सेवा करने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि वो एक पवित्र यात्रा पर होते हैं। और यहाँ बात केवल कावड़ियों की नहीं है, ये मानवीय व्यवहार भी होना चाहिए। एक भाव होता है थके हारे की सेवा करने का।
फिर यहाँ तो बात कांवड़ियों की है जो सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं, हरिद्वार से जल लाते हैं। लेकिन सोचिए अगर कांवड़ मार्ग पर ही उनके खिलाफ कोई साजिश करे तो क्या होगा। राष्ट्र सर्वोपरि में आज बात शुद्धता के खिलाफ युद्ध की बिल्कुल नहीं हो रही। यहाँ युद्ध है उस साजिश के खिलाफ जो कांवड़ियों के खिलाफ रची गई। लेकिन इससे पहले कि किसी कांवड़िये को नुकसान पहुंचता, वो साजिश सबके सामने आ गई। ये मेरे द्वारा इकट्ठे किए गए कांच हैं, तो बताइए यदि ये कांच हमारे सिर्फ बोले भक्तों को लगेंगे तो कितना दुख होगा। ये तस्वीरें दिल्ली के शादरा इलाके की। जो ये कांच के टुकड़े आप देख रहे हैं वो शादरा से विधायक संजय गोयल के हाथों में हैं। ये इन्होंने रास्ते से इकट्ठे किए हैं जो भोले के भक्तों के लिए छोड़े गए हैं। देखिए कैसे संजय गोयल एक एक कावड़ रूट के कांच बीन रहे हैं। ये देखिए ऑलपिन भी डाली हुई है, जो नहीं चाहते कि सिर्फ भक्त बिना किसी रुकावट के सुरक्षित भाव के साथ अपनी यात्रा को संपन्न कर सकें। आपको भगवान भोलेनाथ माफ नहीं करने वाले, निश्चित ध्यान रखिएगा। सड़क पर पड़े इन कांच के टुकड़ों को आप भी ध्यान से देखिए। अगर आप नंगे पांव हो तो बताइए कितना ही फूंक फूंक कर कदम क्यों ना रख लें, किसी ना किसी कांच के टुकड़े पर पैर आपका पड़ ही जाएगा। आप जख्मी हो जाएंगे, चलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये साजिश कांवड़ियों के खिलाफ रची गई। चिंतामणि चौक से शादरा फ्लाईओवर तक तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है जहां ये कांच के टुकड़े बिखरे हुए मिले हैं। इसके बाद से सवाल उठा कि कांवड़ यात्रियों पर जहां दिल्ली सरकार पुष्प वर्षा की तैयारी कर रही है, तो वो कौन है जो कांवड़ मार्ग पर कांच के टुकड़े बिखेर रहा है। इस वक्त मैं चिंतामणि चौक पे मौजूद हूँ। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये कांवड़ यात्रियों के लिए जो है ये पूरा एक मार्ग बनाया गया है। इसी मार्ग से कांवड़िये जो हैं ये निकलेंगे और इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये पूरे जो बंदोबस्त है आप देख रहे हैं, ये बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। लेकिन जब स्थानीय विधायक संजय गोयल यहाँ पे पहुँचते हैं तो देखा जाता है कि इस पूरे 1 किलोमीटर के ट्रैक पे कांच के टुकड़े बिखरे हुए पाए जाते हैं। फिलहाल अब पूरे इस ट्रैक को, जो कांवड़ यात्रा ट्रैक है, इसको साफ करवाया जा चुका है। स्थानीय पुलिस को जानकारी दी जा चुकी है। दिल्ली पुलिस जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो देखा आपने कैसे साजिश की जा रही है, लेकिन अब इस साजिश से पर्दा उठाने की तैयारी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आज आपको एक और सूचना देने वाला हूं। आप तैयार हैं ना राष्ट्रवादी समूह से जुड़ने के लिए? मैं आपसे हर दिन कहता हूं एक बात कि अगर आपके अंदर राष्ट्रवादी भावना है तो हमारे राष्ट्रवादी समूह से जुड़ जाइए। और 19 जुलाई को हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क हेडक्वार्टर में। इसलिए कह रहा हूं, अगर आप हमारे समूह से जुड़ेंगे तो आपको यहां आने का मौका मिलेगा, हमारे साथ बात करने का मौका मिलेगा। अर्नब गोस्वामी आपसे बात करेंगे और आपसे जानेंगे कि आपका राष्ट्रवादी विचार क्या है। तो जल्द ही तारीख नोट कर लीजिए 19 जुलाई और तैयार हो जाइए राष्ट्रवादी समूह से जुड़ने के लिए। नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।